डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 45। आहान ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं यार, भाईसा कल भी घर नहीं आए थे, लेकिन हमारी बात वर्चस्व भाईसा से हुई तो उन्होंने बताया कि भाईसा को किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ा अचानक से। ये सुनते ही कियारा का चेहरा मायूस हो गया। उसने मायूसी के साथ कहा, तो हुकुमसा और कृति की शादी कैसे होगी अगर हुकुमसा ही नहीं रहेंगे तो? उसका सवाल सुनकर आहान भी उदास हो गया था। आखिर जब अखंड रहता ही नहीं तो अखंड और कृतिका की शादी कैसे होती? वही इस पल मेहंदी आर्टिस्ट ने कृतिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जी दूल्हे का नाम क्या है? इसी पल शिवम ने एकदम से कहा, शिविन। और रुद्राक्ष की आवाज निकली, रुद्राक्ष। और दोनों की बात को काटते हुए कृतिका ने बिल्कुल धीरे से कहा, अखंड। मेहंदी आर्टिस्ट एकदम से कभी कृतिका का चेहरा देखती तो कभी रुद्राक्ष का, जो स्टेज में ही चढ़ रहा था। और फिर कृतिका को देख आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और फिर कंफ्यूजन से पूछा, मैम क्या नाम बताया आपने? इस पर कृतिका कुछ पल शांत रही, फिर कहा, आप हमारी मेहंदी में दूल्हे का नाम मत लिखिए। कहते हुए उसने मेहंदी आर्टिस्ट को देखा। वो इस पल जानती थी कि मेहंदी आर्टिस्ट के चेहरे के एक्सप्रेशन इस पल उसकी बात सुनकर कैसे होंगे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस मेहंदी लगाने लगी। वही कृतिका ने जब महसूस किया कि मेकअप आर्टिस्ट उससे अब कोई बात नहीं कर रही है तो उसने भी चैन की सांस ली। वही रुद्राक्ष चलता हुआ स्टेज में आया। फिर उसने कृतिका के हाथों में लगती हुई उस मेहंदी को देखा, जिसके साथ ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने मेहंदी आर्टिस्ट को देखा, फिर मुस्कुरा कर कृतिका को देखते हुए कहा, कृति की मेहंदी में रंग बहुत गहरा आना चाहिए, मैं नहीं चाहता। कृति के हाथ सुने लगे। कृतिका का अचानक से कांप गया उसकी आवाज की लर्जिश को महसूस करके। उसने तुरंत रुद्राक्ष से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। रुद्राक्ष उसे देख मुस्कुराया, फिर वो दूसरी तरफ बढ़ गया। कुछ इसी तरह ये रस्म बिल्कुल सादा तरीके से पूरी हुई। आज की रस्म में वो रस्म नहीं था जो कल हल्दी की रस्म में था, और इस रस्म के ना होने का मतलब कृतिका बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। आज अखंड नहीं था। कृतिका की रह रहकर अखंड की काल की बातें याद आ रही थी और आज का पूरा दिन उसने बस यही सोचने में गुजारा था कि आखिर अखंड ने उससे ये बात क्यों कही, और कहीं तो कहीं सच में वो आज यहाँ मौजूद नहीं हुआ। क्यों? रात के वक्त एक बार फिर से गेट खाली हो चुके थे और इस बीच लिविंग में सभी साथ बैठे थे। कृतिका ने अभी तक अपनी मेहंदी धोई नहीं थी, वो उसी तरह मेहंदी लगाए बैठे हुई थी। उसका चेहरा हल्का मुरझाया हुआ था। वही बात के आगाज में अमिताभ जी ने कुछ सोचते हुए रुद्राक्ष को देख कहा, रुद्रा आपकी डैनियल वो कृति की शादी में नहीं आएंगी। अग्रवाल फैमिली जानता था कि डैनियल रुद्राक्ष की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो उसकी बीवी के साथ साथ उसके 3.5 साला बच्चे की मां भी है। वही उनके सवाल पर कृतिका का चेहरा रुद्राक्ष की तरफ हो गया। वो शायद उसके जवाब की मुंतजिर थी। वही रुद्राक्ष उनका सवाल सुन कुछ ठिठका, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को काबू में कर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नाना जी, डैनियल उस बार नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी मूवी की शूटिंग ऑनगोइंग है। ये सुन अमिताभ जी ने बस गर्दन हिला दी तो वही कृतिका उसका चेहरा देखकर रह गई। बहुत ही महारत के साथ झूठ बोलता था ये शख्स, इस बात में कोई झूठ साबित नहीं कर सकता था। कृतिका जानती थी कि डैनियल अभी कोई शूट में नहीं बल्कि वो झूठ कह रहा है। उसे सब कुछ मालूम था। थोड़ी देर तक यूं ही सब साथ में बैठे रहे, फिर कृतिका उठकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसने पैर की मदद से कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर सीधा बिस्तर में हाथ बेड से नीचे लटकाए लेट गई। और इसी पल झमाके के साथ उसके कानों में किसी की आवाज गूंज गई, तुम अपने हाथ में मेरा नाम जरूर लिखवाना। और ये चीज याद आते ही कृतिका तुरंत उठी। उसे याद था उसके ड्रॉवर में चंद मेहंदी के कोन है। जाने जल्दी से ड्रॉवर खोलकर मेहंदी निकाला और सीधा बेड में आकर बैठ गई। अगली सुबह आज की चहल पहल कुछ अलग थी, होती भी क्यों ना। आज कृतिका हमेशा के लिए किसी और की होने वाली थी। आज बारात थी और इस वजह से सुबह से ही लोग काफी बिजी थे और अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इस बीच कृतिका कमरे में थी और कियारा उसके साथ साथ ही थी। सुबह से आज कियारा ने एक पल के लिए भी कृतिका को अलग नहीं छोड़ा था। वो उसके साथ थी। तभी उसने कुछ सोचकर कृतिका से सवाल किया, आज तुम्हारी शादी है किसी और से, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? कहते हुए वो को उसके बेड में लेटी हुई थी अचानक ही उठकर बैठी और फिर कृतिका के चेहरे में आए रंग को उतरते चढ़ते हुए देखने लगी। वही उसके जवाब में कृतिका ने भी बेड में सीधा बैठते हुए कहा, हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी है।
हमें तो लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई भद्दा मजाक हो रहा है और जिस मजाक का बाइस सिर्फ हम रहे हैं, उसने कहा और एक लम्हे के लिए कियारा उसका चेहरा देखकर रह गई। लेकिन दूसरे ही पल उसने कहा, अच्छा चलो सपोज करो आज तुम्हारी शादी शिविन से हो गई, उसके बाद तुम क्या करोगी? मतलब भूल जाओगी सब कुछ? हुकुम सा ये बच्चा। आखिर ने उसने उसके पेट की तरफ इशारा किया तो कृतिका ने जल्दी से अपने पेट पर अपना हाथ रखा और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, ये हमारा बच्चा है। नहीं यार मेरी बात सुनो, शायद कभी सूरत ए हाल ऐसे हो जहां तुमसे बच्चे की पैदाइश के बाद ये कहा जाए कि तुम उस बच्चे को छोड़ दो क्योंकि ये उनका खून नहीं है, तो तुम क्या करोगी? इसके जवाब में कृतिका ने तुरंत कहा, क्या क्या करेंगे? हम अपने बच्चे को जितना ज्यादा सेफ हो सकता है उतना सेफ करेंगे। तो ये शादी मत करो और हुकुम सा को एक्सेप्ट कर लो, कियारा ने कहा और कृतिका एकदम से चुप होकर उसकी बात सुनती रह गई। उसके कानों ने अब अखंड की बातें घूम रही थी। मुझे नहीं पता मैं शादी के वक्त आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। ये याद करते ही इस बार कृतिका ने कियारा को देखा, फिर कहा, कियारा आपको मालूम है हुकुम सा क्यों नहीं आए थे कल मेहंदी में? कृतिका को बात का रुख बदलता देख एक पल के लिए कियारा उसे देखती रही और फिर दूसरे ही लम्हे उसने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मिस्टर अहान कह रहे थे हुकुम सा को कहीं बिजनेस ट्रिप में अचानक से जाना पड़ गया और शायद अब तो तुम्हारी शादी के बाद ही लौटेंगे। कृतिका कोई जवाब न दे सकी। उसे भी कहीं ना कहीं लगा कि शायद सच में अखंड बिजनेस ट्रिप पर गया है, लेकिन वो असलियत से अनजान थी और आने वाले उस बड़े तूफान से अनजान थी। इसी तरह शाम हो गई थी और शाम के वक्त अग्रवाल मेहमानों से चमक रहा था। घर के सभी लोग आपस में काम में लगे थे कि इस बीच अमिताभ जी जो अपने कमरे में रेडी हो रहे थे, उनके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, नाना जी मुझे अभी के अभी जयपुर के लिए निकलना है और मुझे लौटने में रात के 12-2 बज जाएंगे। रुद्राक्ष की बात सुन अमिताभ जी हैरानी से पलटे और बोले, रुद्रा आप पागल हो गए हैं? आज कृति की आपकी बहन की शादी है यार, आप इस शादी को छोड़कर कहीं और जाने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तरकीबन में गरजते हुए कहा, जिस पर एक पल के लिए रुद्राक्ष बिल्कुल खामोश था, लेकिन दूसरे ही पल उसने आगे बढ़कर कहा, मैं जानता हूँ नाना जी ये आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी आ गई है। अगर अभी मैं जयपुर जाकर रावत से नहीं मिला तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। उसने उनके आगे एक पेशकश की जिस पर एक पल के लिए अमिताभ जी चुप रहे, लेकिन फिर वो नाराजगी से पलटते हुए बोले, रुद्रा ऐसी भी ज्यादा दौलत जिसमें अपनों का साथ ही ना हो, अगर नुकसान होता है तो होने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा हत्या की मैल है, आजकल कल मिट जाएगा और कल मिटा तो परसों आ भी जाएगा, लेकिन इस मैल से हम अपने अपनों को क्यों छोड़े? वो काफी रंजीदगी के आलम में कह रहे थे और एक पल के लिए वो उनके जवाब में कुछ कह नहीं सका, लेकिन दूसरे ही लम्हे कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा और फिर नरमी से उसने उन्हें देखते हुए कहा, जानता हूँ नाना जी की पैसा हाथ की मैल है, लेकिन ये मैल इतनी आसानी से नहीं आता और मैं वादा करता हूँ अभी जा रहा हूँ लेकिन फिर उसे पहले आ जाऊंगा। अमिताभ जी ने कुछ पल तक सोचा, फिर कहा, कृति नाराज हो जाएगी। ये सुनते ही रुद्राक्ष ने तुरंत कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप मुझे इजाजत दे दीजिए। रुद्राक्ष ने कहा और अमिताभ जी कुछ पल तक सोचते रहे, फिर उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। इसके साथ ही साथ रुद्राक्ष मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अग्रवाल हाउस के बाहर एक एका करके ढेर सारी गाड़ियां रुकने की आवाजें गूंजने लगी। एक एका गाड़ियां रुकती जा रही थी और आसमान में बहुत जोरों फायर वर्क्स हो रहा था, जो इस बात का सबूत था कि बारात आ चुकी थी। अपने कमरे में मेकअप आर्टिस्ट से दुल्हन के लिबास में सज रही कृतिका के कानों में जैसे ही पटाखों की आवाज पड़ी, दूसरे ही पल उसका दिल बेहद बेचैन हो गया। वो बेहद बेचैनी के आलम में डूबने लगी थी। उसने अपने मरहून रंग के लहंगे को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और अपने लब काटने लगी। कुछ देर के बाद मेकअप आर्टिस्ट उससे दूर हुई, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, मैम हो गया। कृतिका ने गर्दन हिलाए और इसके साथ ही मेकअप आर्टिस्ट चली गई। लेकिन इसके साथ ही साथ कृतिका को महसूस हुआ था जैसे किसी के 2 भारी कदम कमरे के अंदर दाखिल भी हुए हैं। लेकिन वो अभी भी इसी तरह बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसने कसकर अपनी आंखों को मिच लिया और इस पल उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने बेहद प्यार से उसे अपनी बाहों में भर प्यार से उसके गर्दन को चूम रहा है। कृतिका का पूरा शरीर ही बर्फ बन गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपनी आंखें खोली और मिरर ने उसे उस इंसाना अक्ष नजर आया, जिसके साथ ही साथ उस इंसान ने उसकी गर्दन और हल्दी सी बाइट कर दी और इस पल कृतिका की हल्की सी सिसकी निकल गई। लेकिन उसी पल उस शख्स ने उसे अपनी तरफ घुमाया और इस बार कृतिका की आंखें सीधा उस शख्स की आंखों से जाकर टकराई और इस पल उस शख्स ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और झुककर उसके माथे में अपने होठों को टिकाते हुए कहा, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी जान को यूं मेरे जिस्म बार बार जुदा करने की।
उसने इतना कहा और एक बार फिर से उसके माथे से अपने होठों को हटा उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। कृतिका ने कसकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। तभी उस शख्स ने मदहोशी के आलम के उसे खड़ा करके अपने सीने में से लपेटा और हल्दी आवाज ने कहा, आज मेरा खुद पर इख्तियार नहीं है कृतिका, वरना आज हर कोई मेरी जान को इस तरह देखकर मेरी जान ना निकालता। कृतिका ने दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उस शख्स ने उस छोटी सी कृतिका की बेहद मजबूती से अपने गले लगाया हुआ था। वो उस मजबूत शरीर वाले शख्स के कंधों तक भी नहीं पहुंचती थी। वो एकदम उस शख्स से अलग हुई और उसने एकदम से उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों के भर लिया। इसके साथ ही उसने उसे खींचते हुए उसके चेहरे को नीचे झुकाया, जिसके साथ ही उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगी। वो बिल्कुल साकित हो गया। उसने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट दिया। वो उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बस उसे महसूस कर रहा था, उसकी बेताबी को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वो खुद उससे दूर हुई और उसके सीने में अपने हाथों की छोटी छोटी मुठ्ठियां बनाकर उसके सीने में बरसाने शुरू कर दिए। वो खुद बच्ची और एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। छोटी सी उम्र में उसने जो कुछ देखा, सहा और झेला था, वो सिर्फ वो जानती थी। बचपन से लेकर आज तक उसके बाप ने उसके बचपने को छीन लिया, उसकी जवानी छीन ली, उसकी मासूमियत का गला घोंट दिया। लेकिन आज वो खुद की खुशियों का गला नहीं घोंटना चाहती थी। और इस पल उसे लगा जैसे किसी ने रूम का दरवाजा नॉक किया है। और इस एहसास के साथ ही वो बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने पलकें झपकाए और जब आंखें खोली तो वो शख्स वहां नहीं था। एपिसोड 46। कुछ देर बाद वो खुद उससे दूर हुई और उसके सीने में अपने हाथों की छोटी छोटी मुठ्ठियां बनाकर उसके सीने में बरसाने शुरू कर दिए। वो खुद बच्ची और एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। छोटी सी उम्र में उसने जो कुछ देखा, सहा और झेला था, वो सिर्फ वो जानती थी। बचपन से लेकर आज तक उसके बाप ने उसके बचपने को छीन लिया, उसकी जवानी छीन ली, उसकी मासूमियत का गला घोंट दिया। लेकिन आज वो खुद की खुशियों का गला नहीं घोंटना चाहती थी। और इस पल उसे लगा जैसे किसी ने रूम का दरवाजा नॉक किया है। और इस एहसास के साथ ही वो बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने पलकें झपकाए और जब आंखें खोली तो वो शख्स वहां नहीं था। वह शख्स उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो चुका था। वह शख्स नहीं था, वह सिर्फ और सिर्फ उसका वहम था और एक खालीपन को दूर करने का जरिया जो इस वक्त वह सिर्फ और सिर्फ अपने दिल ही तमन्नाओं में महसूस कर रही थी। वह किसी की मुनसिर थी। उसने बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा और अपने अंदर एक गहरी सांस खारिज की। कोई भी नहीं था यहाँ, लेकिन कमरे के बाहर से आने वाली आवाज़ थी। शायद कोई उसे पुकार रहा था। उसके कानों में इस पल किसी की आवाज़ गूंज उठी, कृतिका, तुम मुझे सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो कृतिका। और इस आवाज़ को कृतिका बेइंतहा अच्छे तरीके से पहचानती थी। यह उसकी आई की आवाज़ थी। दूसरे ही लम्हे कृतिका, जो किसी बर्फ की तरह खड़ी थी, इस वक्त उसके शरीर के रोंगटे खड़े थे। उसने बेहद रफ्तारी के साथ दरवाजा खोला और सामने राधिका जी को पाया। राधिका इस वक्त मुनसिर नजरों से कृतिका को देख रही थी। दूसरे ही लम्हे उन्होंने कृतिका के गाल पर अपना हाथ रखा और बेख्तियार पूछा, कृति, आप ठीक है ना? अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या हुआ है? सब नॉर्मल है ना? उद्धरण चिन्ह उन्होंने पूछा। इसके जवाब में एक पल के लिए कृतिका चुप रही और दूसरे ही पल उसने खुद को काबू में किया और अपनी गर्दन हिला दी। इसके साथ ही साथ राधिका ने गहरी सांस भरी और ऊपर से नीचे तक कृतिका को देखा। कृतिका इस वक्त पूरी तरह रेडी थी। मरहूम कलर के जोड़े में वह इस वक्त दुनिया जहां की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से शुमार हो रही थी। उसकी अंबर आंखें, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ देर पहले वह यकीनन रो रही थी। लेकिन राधिका उससे सवाल नहीं करना चाहती थी कि वह क्यों रो रही थी, क्योंकि शायद तक वह उसका जवाब जानती थी। उन्होंने नरमी से कृतिका के गाल पर हाथ रखा और फिर कहा, कृति, बारात आ चुकी है और कुछ वक्तों में मुहूर्त का वक्त भी हो जाएगा, तुम खुद को काबू में करो। वह नरमी से कृतिका को समझा रही थी और कृतिका बस सांस रोके उनकी बात सुनती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिविन इस वक्त दूल्हे गाड़ी से उतरकर बाहर आया था। उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली, कुछ गेस्ट, दूर के रिश्तेदार भी मौजूद थे। शिविन दरवाजे के पास खड़ा था और सभी बाराती का स्वागत कर रहे थे। राजेंद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। उसे मुस्कुराहट के पीछे क्या था, क्या नहीं, ये कोई जान नहीं सकता था, लेकिन जो भी था वह मुस्कुरा रहा था। खुशी, गम, नफरत, पता नहीं। तभी कियारा ने आगे बढ़कर शिविन के चेहरे पर अपना हाथ रखा और फिर एक्साइटमेंट के साथ कहा, अरे वाह, सबसे पहले मैं अपनी जीजू का चेहरा देखेगी। कहते हुए वह उसका चेहरा हटाने ही लगी थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर कहा, हमारे खानदान में शादी से पहले दूल्हा या दुल्हन का चेहरा नहीं देखा जाता, ये अपशगुन होता है। जैसे ही कियारा के कानों में अलका जी की आवाज पड़ी, दूसरे ही लम्हे उसने पलटकर अलका जी को देखा और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा,
ये कैसी रस्म है मॉम, ऐसे कैसे? शादी से पहले जीजू का चेहरा नहीं देखा जाता, मुझे अपने जीजू का चेहरा देखना था, अब मैं अपने जीजू का चेहरा कैसे देखूं? आप ऐसी बातें करेगी तो? उसने नाराजी से कहा, जिस पर एक पल के लिए अलका जी उसका चेहरा देखती रही और दूसरी लम्हे उन्होंने हंसकर शिविन को देखते हुए कहा, देख रहे हैं होने वाले दामाद जी, आप जल्दी जल्दी शादी करें ताकि आपकी साली आपको देख सके। ये सुन शिविन हंसा और फिर उसने बस गर्दन हिला दी। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ लम्हों के बाद दूल्हे को मंडप पर लाया गया और इसके साथ ही साथ पंडित जी ने कुछ रस्मों के बाद कहा, दुल्हन को बुलाए, मुहूर्त का वक्त हो चुका है। इसके साथ ही राजेंद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीडीओ की तरफ बढ़ने लगा कि तभी अमिताभ जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, राजेंद्र आप जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सवाल किया, जिसके जवाब में राजेंद्र हौले से मुस्कुराया और फिर उसने जाते हुए धीरे से कहा, मेरी बेटी की शादी है, ससुर जी मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? वो मेरे जिगर का इकलौता टुकड़ा है, उन्होंने कहा और वह सीडीओ से कृतिका के कमरे की तरफ चले गए। एक लम्हे के लिए अमिताभ जी उन्हें जाता हुआ देखते रहे। वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रियलिटी में राजेंद्र वाधवा बदल चुका है या आज भी वह कोई चाल चल रहा है। राजेंद्र ने कमरे का दरवाजा नॉक किया और एहसास हुआ जैसे कमरे का दरवाजा खुला है और इस एहसास के साथ ही साथ वह कमरे के अंदर दाखिल होगा। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उनकी नज़र राधिका और कृतिका पर पड़ी, जो साथ में मौजूद। इस पल कृतिका राधिका के गले लगी हुई थी और शायद रो रही थी। राधिका की भी आंखें नम थी कि आज वह एक बार फिर से अपनी बेटी को विदा करने वाली थी और यह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का बाइस था। उन्होंने आगे बढ़कर कृतिका को पीछे से गले लगा लिया और इस एहसास के साथ ही साथ झटके से राधिका और कृतिका एक दूसरे से अलग हुई कि इस पर राजेंद्र भी उनसे अलग होते हुए बोले, मेरा बच्चा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हुए, अब तुम अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों में सफ़र करने वाली हो, उन्होंने उसे समझाते हुए कहा। और एक लम्हे के लिए कृतिका उनका चेहरा देखती रही और इस पर राजेंद्र ने आगे बढ़कर कृतिका को अपने गले से लगा लिया और यह पल था जो कृतिका को महसूस हुआ कि एकदम से शायद ठहर जाता। कृतिका को बेख्तियार ये वक्त कुछ ऐसा एहसास हुआ, वक्त ठहर जा जरा। कृतिका को लगा जैसे ये पल कभी उसकी जिंदगी से गायब हो ही ना। वह महसूस कर रही थी कि इस पल वो जमीन में है ही। अगले ही लम्हे उसने कसकर राजेंद्र को बाजुओं से जकड़ा और किसी छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार, शायद पैदाइश के वक्त से आज पहली बार वह अपने बाप के गले लगी थी। क्या पता उसके पैदा होने पर भी उसके बाप ने उसे अपनी गोद में उठाया भी नहीं था या नहीं, और इसकी खुशी बहुत अलग थी। उसका दिल इस वक्त बेहद उजाड़ हो रहा था। वही राजेंद्र ने मजबूती से उसे अपने गले लगाया और नरमी से उसकी पीठ को सहलाया और फिर कहा, कृति मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। अगर उस दिन मैंने हुकुमसा के साथ तुम्हारा सौदा न किया होता तो आज तुम अपनी जिंदगी के इस हिस्से में मौजूद न होती। तुम खुशियों की हकदार थी, लेकिन मैंने तुम्हें तकलीफ से भर दिया। कहते हुए उन्होंने और ज़्यादा नरमी से उसके चेहरे को सहलाया और फिर दूसरे ही लम्हे कृतिका एक बार फिर से उनके गले लगते हुए नन्हे बच्चों की तरह सुबकते हुए बोली, बाबा क्या सच में आप अब हमें प्यार करते हैं? वो किसी छोटे बच्चे की तरह सुबकते हुए पूछ रही थी और एक पल के लिए राजेंद्र उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया और दूसरे ही लम्हे उसने कहा, कृति मेरा बच्चा, आप मेरी इकलौती औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और भला एक बाप अपनी बेटी से कैसे प्यार नहीं कर सकता? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है कि आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ मेरा है, लेकिन आज मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप अपने बाबा को माफ़ करेंगे ना? उद्धरण चिन्ह। लास्ट में उन्होंने बेहद इंतहाई आवाज़ में पूछा और एक पल के लिए कृतिका उनकी आवाज़ को सुनती रह गई। इस वक्त वह अखंड को भूल चुकी थी, उसके बाबा उसे वापस मिल चुके थे और कृतिका की जिंदगी में अखंड से ज़्यादा अहमियत उसके बाबा की यह वह मानती थी। उसे अपनी जिंदगी के इन सारे 18 सालों में पहली बार बाप का प्यार नसीब हुआ था, तो भला वह अखंड की तकलीफ में अपने बाप के प्यार को कैसे भूल सकती थी। कुछ लम्हों के बाद राजेंद्र और राधिका दोनों मुस्कुराती हुई कृतिका को लेकर कमरे से बाहर निकली। कृतिका के चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट आ गई, जैसे मानो वह शादी भूल चुकी हो और बस अपने आप को याद रखती है। इस वक्त भी राजेंद्र ने उसे खुद से चिपकाए हुआ था, जैसे उनकी बेटी उनसे दूर चली जाएगी। वह मौजूद सभी ज्येष्ठ की नज़रें राजेंद्र और राधिका के साथ आते हुए कृतिका पर जैसे ठहर सी गई। इस वक्त वह मुस्कुराहट के साथ अपने बाबा के एक माजरत पर समुद्र में डुबकी लगाने लगी थी। वह बेइंतहा खुशी के आलम में सीढ़ियों से चलती हुई नीचे आए और इस पल राजेंद्र ने खुद उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप पर बिठा दिया।
अब शिविन मंडप पर बैठा था, उसके बगल में कृतिका बैठी थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किया और वहां मौजूद सभी गेस्ट कृतिका और शिविन की शादी की रस्मों को देखने लगे। मेहिका और माधव के चेहरे पर एक स्माइल थी, सुकून भरी स्माइल। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और शादी की बाकी रस्म को भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कियारा परेशानी से अपने सामने खड़े आहान को देख रही थी। इस वक्त वह दोनों किचन एरिया में थे। अभी सारे लोग शादी के फंक्शन देखने में बिजी थे, इसलिए उन दोनों को कोई नहीं देख रहा था। मिस्टर आहान प्लीज कुछ कीजिए, आप देख रहे हैं शिविन से कीर्ति की शादी हो रही है, प्लीज कुछ कीजिए। हुकुम सा कहाँ है, उन्हें बुलाए, शादी को रुकवाए। मैं कृति की शादी शिविन से होता हुआ नहीं देख सकती। वह एक नंबर तक खराब आदमी है, उसके साथ कृति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह कृति की मासूमियत को छीन लेगा, वह कृति के बच्चे को बर्बाद कर देगा। उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए। मिस्टर आह्वान, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? उद्धरण चिन्ह। इस बार आह्वान ने उसकी तरफ देखा और फिर लाचारी से कहा, कियारा हम कुछ नहीं कर सकते, भाई सा इंडिया में नहीं है और ऐसे में हम किसी भी कीमत पर शादी नहीं रोक सकते। एक भाई सा ही ऐसे थे जो शादी रुकवा सकते थे, और जब भाई सा है ही नहीं तो हम शादी कैसे रुकवाए? उद्धरण चिन्ह। आहान ने बेइंतहा बेबसी के आलम में कहा और एक पल के लिए कियारा चुप उसका चेहरा देखने लगी। दूसरे ही लम्हे उसने आह्वान के कॉलर को पकड़ा और झंझरते हुए कहा, मिस्टर आह्वान, आपने हमसे वादा किया था, आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी भी कीमत पर कृति की शादी हुकुमसा से ही करवाएंगे। आपको मालूम है कृति इस वक्त तड़प में है, प्लीज मदद कीजिए मेरी। अच्छा ठीक है, हुकुमसा नहीं है, लेकिन हम कुछ तो करके शादी तोड़ सकते हैं, उसने कहा। और एक पल के लिए आह्वान उसका चेहरा देखता रहा और दूसरे ही पल उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, चलो शादी करते हैं, आह्वान ने कहा। और कियारा जैसे उसकी बातें सुनती रह गई। शादी करते हैं मिस्टर आह्वान, आपका दिमाग पागल हो गया है, हम कैसे शादी कर सकते हैं? अभी हम कृति की शादी तुड़वाने की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ अपनी शादी की पड़ी है, उसने गुस्से के आलम में कहा। जिस पर आह्वान ने उसके चेहरे को और गौर से देखते हुए कहा, कियारा आई एम सीरियस, चलो शादी करते हैं। एक बार फिर से आह्वान ने उसे कहा और कियारा उससे आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही आह्वान उसके कानों के पास झुका और फिर उसने बेहद धीमी आवाज में उससे कहा, और कियारा बेहद हैरान होकर उसे देखने लगी, मिस्टर आहान आप पागल हो गए हैं, हम ऐसे शादी करेंगे पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अग्रवाल खानदान और राजपूताना खानदान दोनों आप जानते हैं ना, दोनों खानदान की इज्जत कितनी मायने रखती है, कियारा ने कहा। और दूसरे ही पल आह्वान ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखी और फिर कहा, शुश, अगर भाभी सा भाई सा को हमें अलग नहीं होने देना है तो फिलहाल के लिए यही करना होगा, हमें कुछ देर के लिए उनकी शादी टालनी होगी और इसके लिए हमें ये करना होगा। मैं अभी वर्चस्व भाई सा से बात करता हूँ, उसने कहा। और उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वर्चस्व का नंबर डायल करने लगा। शादी की रस्में हो रही थी। पंडित जी ने कहा, वर्णमाला के लिए वर और वधू खड़े हो, और इसके साथ ही साथ वरमाला के लिए कृतिका और शिविन साथ में खड़े हो गए। कृतिका के हाथ में वरमाला था, शिविन के हाथ में भी। पंडित जी ने एक दूसरे को पहनने को कहा। एक पल के लिए दूल्हे को देखकर कृतिका कांप उठी, दूसरी ही पल उसे अपने गले पर वरमाला महसूस हुई। वरमाला शिविन ने जैसे ही उसे पहनाया उसी पल उसे राजेंद्र ने पीछे से थामा और फिर कहा, कृति वरमाला पहनाए। कृतिका ने कुछ झेपते हुए राजेंद्र को देखा और फिर अपनी नजरें चुराते हुए शिविन को वरमाला पहना दिया। इसके साथ ही साथ पंडित जी ने वापस से उन्हें मंडप पर बैठने को कहा और फिर बाकी के रस्में करने लगे। उन्होंने इस बार फिर से कहा, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे। कृतिका के चेहरे का रंग उड़ गया और अब उसे देखने लगे। एपिसोड 47। इसके साथ ही साथ वरमाला के लिए कृतिका और शिविन साथ में खड़े हो गए। कृतिका के हाथ में वरमाला था, शिविन के हाथ में भी। पंडित जी ने एक दूसरे को पहनने को कहा। एक पल के लिए दूल्हे को देखकर कृतिका कांप उठी, दूसरी ही पल उसे अपने गले पर वरमाला महसूस हुई। वरमाला शिविन ने जैसी ही उसे पहनाया उसी पल उसे राजेंद्र ने पीछे से थामा और फिर कहा, कृति वरमाला पहनाए। कृतिका ने कुछ झेपते हुए राजेंद्र को देखा और फिर अपनी नजरें चुराते हुए शिविन को वरमाला पहना दिया। इसके साथ ही साथ पंडित जी ने वापस से उन्हें मंडप पर बैठने को कहा और फिर बाकी के रस्में करने लगे। और इस पल पंडित जी की आवाज सभी के कानों में सुनाई दी, अब कन्या का गठबंधन कन्या के पिता करेंगे। इस आवाज को सुनते ही राजेंद्र जो अपनी जगह पर खड़े थे दूसरे ही लम्हे गठबंधन करने के लिए वह आगे बढ़ गए। कृतिका का दिल एक बार फिर से उसके मुंह को आ गया। राजेंद्र उसका गठबंधन कर रहा था। उसके पहले शादी ऐसी नहीं थी, पहली शादी में तो दूल्हा ही मौजूद नहीं था तो उसका गठबंधन कहाँ से होता। कृतिका की आंखें घूंघट के अंदर से ही भीग गई और राजेंद्र ने उसका गठबंधन किया। गठबंधन के साथ ही साथ पंडित जी ने एक बार फिर से कहा,
अब वह और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ शिविन अपनी जगह से खड़ा होने लगा। शिविन खड़ा हो रहा था लेकिन कृतिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कृतिका बिल्कुल उसी तरह मंडप पर बैठी हुई थी, उसके शरीर में हरकत नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों वह हरकत करना भूल चुकी थी। शिविन ने अपनी नज़र झुकाकर कृतिका को देखा और अगले ही लम्हे उसने झुककर कृतिका के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। कृतिका झटके से खड़ी हुई और उसकी आंखों से घूंघट के अंदर से आंसू आने लगे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किया और शिविन जो इस वक्त कृतिका के आगे था वह फेर लेना शुरू कर चुका था। कृतिका जबरदस्ती उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन दोनों के ऊपर सभी फूलों की बरसात कर रहे थे। इस वक्त पहला फेरा शुरू ही हुआ था कि किसी की आवाज़ सभी के कानों में जैसे एकदम से गूंज पड़ी। मिस्टर आह्वान, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपने इतनी ज़रूरत कैसे की कि आपने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया? क्या आप पागल हो गए हैं? यहाँ कृति और शिविन जीजू की शादी हो रही थी लेकिन आपने मेरी मांग में सिंदूर क्यों भरा? जैसे ही सभी के कानों में कियारा के चिल्लाने की आवाज़ गई, एक लम्हे के लिए सभी दम साधे कियारा और आह्वान को देखने लगे। आह्वान के चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे और कियारा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने आह्वान के कॉलर को पकड़ रखा था और आह्वान एक अजीब सी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। कियारा ने आज गोल्डन लहंगा पहना हुआ था और उसमें उसकी ज्वेलरी भी गोल्डन ही थी, जिसमें उसके मांग में भरा हुआ वह रेड सिंदूर उसे बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह नुमाया कर रहा था। यहाँ तक कि सिंदूर गिरकर उसके नाक तक भी आ चुका था। आह्वान के हाथ में सिंदूर लगा था जिससे ये साफ मालूम हो रहा था कि वह सिंदूर आह्वान ने ही कियारा के मांग पर डाला है। वही मंडप में मौजूद शिविन और कृतिका के कदम भी अपनी जगह पर रुक गए थे। उन दोनों को देखकर वही कियारा के इस तरह चिल्लाने पर दूसरे ही लम्हे आह्वान ने प्यार से उसके गालों पर अपना हाथ रखा और फिर नरमी से कहा, कियारा, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? हमने डिसाइड किया था ना कि हम शादी करेंगे, तो मैं आज तुमसे शादी कर ली क्योंकि देखो अब भाभी सा हमारे खानदान की बहू थी लेकिन भाभी सा तो यहाँ आ गई और अब हमारे खानदान को बहू के रूप में कोई तो चाहिए ना, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तुम मेरे खानदान में बहू बनकर जाओगी। आज भाभी सा की विदाई होगी और साथ ही साथ तुम्हारी भी विदाई। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और इस पर कियारा ने कसकर उसके कॉलर को पकड़ा और झंझोरते हुए चिल्लाकर कहा, मिस्टर आह्वान, आप पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपको मालूम भी है अभी आपने क्या किया है? इस तरह शादियां नहीं होती है जिस तरह आपने अभी अभी मेरी मांग में सिंदूर भरा है। वह चिल्लाते हुए कांपने लगी थी। आह्वान एक पल के लिए सर पर गया, वह उसे कंपता हुआ देख सकता था। यह कोई एक्टिंग का हिस्सा नहीं था बल्कि कियारा सच में कांप रही थी, बुरी तरह कांप रही थी और आह्वान के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। उसने आगे बढ़कर झटके से कियारा को बाजू से थामा और फिर अपने तरफ घूमते हुए कहा, कियारा, ओके, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह काम क्यों रही हो? उसने कहा और एक लम्हे के लिए कियारा उसे देखती रही। दूसरी ही पल उसने अपनी आई विंक कर दी। आह्वान समझ गया और इस पल उसने झटके से कियारा को छोड़ा और फिर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट रबिश कियारा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तुमसे पहले भी यह बात कही थी ना, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कियारा ने उसकी बात को बीच में कटा। मिस्टर आह्वान, मैंने आपसे कहा था कि कृति की शादी शिविन जीजू से हो जाने दे, उसके बाद मैं खुद नाना जी से बात करूंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। कियारा ने फिर से कहा और आह्वान एक लम्हे के लिए चुप रहा। वह डायलॉग ढूंढ रहा था और अगले ही लम्हे उसे समझ आ गया था कि उसे आगे क्या कहना है। उसने आगे बढ़कर कियारा के हाथ को मजबूती से पकड़ा और फिर कहा, हाँ तो चलो ना, ठीक है, हम जो बाद में शादी करते हैं वह भी कर लिया। अब तुम मेरे साथ मेरे पैलेस चलोगे? ओके, तुम्हें तो मालूम ही मैं हम एक दूसरे से कितना टूटकर प्यार करता हूँ। कहते हुए उसने अपने पॉकेट से एक मंगलसूत्र निकाला और सीधा कियारा के गले में पहनाने लगा। जैसे ही बाकी के मेहमान ने ये चीज़ देखी, एकदम से उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मीडिया वाले शादी में मौजूद थे जो इस सीन को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करके अभी लाइव टेलीकास्ट में मीडिया के सामने दिखा रहे थे। और अमिताभ जी गुस्से से चिल्ला पड़े, कियारा, आह्वान, क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या कर रहे हैं आप दोनों? शादी कोई मजाक है? वह गुस्से के आलम में चिल्लाए और एक लम्हे के लिए उनके गुस्से को सुनकर कियारा की सांस रुक गई। उसने बेइंतहा सांस लेने की कोशिश की और इस पर आह्वान ने जल्दी से मंगलसूत्र का हुक उसके गले में बांध दिया। मंगलसूत्र उसके गले में बंध चुका था। कियारा अब रियलिटी में आह्वान की पत्नी बन चुकी थी। जैसे ही आह्वान ने मंगलसूत्र बांधा, दूसरी ही पल पीछे से किसी ने उसकी कॉलर को पकड़कर खींचा और एक जोरदार तमाचे की आवाज़ उसे पूरे लिविंग में गूंज गई। आह्वान का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और दादा सा गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े थे। ये थप्पड़ दादा सा ने आह्वान को मारा था।
आहवान के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक सुकून था कि उसने शादी टाल दी है, चंद मिनट के लिए ही सही लेकिन टाल तो दी। लेकिन इसके बदले उसे कियारा से शादी करनी पड़ी थी। कियारा उसकी बीवी बन चुकी थी, रिश्ते बदल चुके थे। वही आहवान को इस तरह थप्पड़ खाता देखकर कियारा की सांस एक बार फिर से उसके हलक में अटक गई। उसे पहली बार अपने गेम पर पछतावा हुआ। उसने बेइंतहा खुद को कोसा, क्या वह दूसरा प्लान नहीं बना सकते थे शादी रोकने का? आहान ने पहले ही बता दी थी कि अगर वह ऐसा करेंगे तो फैमिली में प्रॉब्लम होगी, और हो रही थी। वह प्रॉब्लम उनकी आंखों के सामने था। वही दादा सा गुस्से से चिल्लाए, आहान क्या है ये सब, आखिर क्या है ये सब, और अभी अभी आपने क्या किया है? आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या पागल हो गए हैं? आपके दिमाग की स्क्रू ढीली हो गई है? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। आहान का चेहरा अभी भी झुका हुआ था, वह उनसे नजरें नहीं मिल पा रहा था। उसे मालूम था कि गलती पूरी उसकी है और इसमें वह सफाई भी नहीं दे सकता। वही दादासा ने उसके मुंह से कोई जवाब नहीं सुना तो दूसरे ही लम्हे उनका दिल चाहा कि वह एक और थप्पड़ उसके गाल पर लगा दे, लेकिन वह थप्पड़ उसके गाल पर लगा पाए कि उससे पहल ही कियारा चिल्ला पड़ी, दादासा क्या कर रहे हैं आप? आप मिस्टर आहवान को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? प्लीज रुक जाइए, उसने खौफ से कहा। अगले ही लम्हे दादासा कियारा को देखा। कियारा ने आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन इस बार अमिताभ जी बीच में चिल्लाए, कियारा आप चुप रहिए, आपके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही आप दोनों ने मिलकर दोनों खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। माहौल बदल चुका था, बल्कि पूरा माहौल बदल चुका था। सभी का ध्यान शिविन और कृतिका की शादी से हटकर आहान और कियारा पर था। कियारा चुप हो गई थी और दादासा आहान से लगातार सवाल करते जा रहे थे। आखिर में जब उनके कानों ने आहवान के किसी जवाब को नहीं सुना, तब उन्होंने इस बार हल्के नर्म लेकिन एक एक शब्द को चबा चबा कर कहा, आहवान हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं, क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने उससे कहा। आहवान ने हल्के से अपनी गर्दन उठाए और फिर उन्हें देखकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, दादा सा मुझे डर था कहीं मैं आपको यह चीज़ बताऊं और आप इनकार ना करते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, मुझे गलत मत समझिए। मैं बस कियारा से प्यार करता हूं और कियारा भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था और मैं सबके सामने उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया, उसने कहा। और वह 2 कदम पीछे हो गया। 2 कदम पीछे होने के साथ ही साथ वह कियारा की बिल्कुल बराबर में खड़ा हो चुका था। उसने कियारा के हाथ को अपने हाथ में लिया और इस पल दादासा बस उसे देखते रह गए, वह एक लफ्ज नहीं कह पाए थे। वही दादीसा के दिमाग में झटके में अहिरा का ख्याल आया था। अहिरा का ख्याल आते ही वह अंदर तक कांप उठी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अहिरा को क्या जवाब देंगे। उन्होंने अहिरा से प्रॉमिस की थी कि वह आहान की शादी उससे करवाएंगे, लेकिन आहवान ने यहाँ दादीसा अपना सर पकड़ लिया। तभी पंडित जी जो ये सारा तमाशा देख रहे थे, उन्होंने हल्के आवाज में कहा, शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है, वह और वधू अपनी शादी पूरी करें। जैसे पंडित जी ने ये कहा, अचानक से शादी का ख्याल सबके दिमाग में आया और इसी लम्हे कृतिका जो बिल्कुल किसी बेजान की तरह ये सारी चीज देख रही थी, उसके जिस्म में जैसे जान आ गई थी। उसने गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश की और इसी पल अमिताभ जी की आवाज पंडित जी के कानों में पड़ी, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए, शादी तो किसी कीमत पर नहीं रुकेगी, उन्होंने कहा। और पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। एक बार फिर से शादी के रस्में शुरू हो चुकी थी। शिविन अब फिर से आगे आगे बढ़ रहा था और कृतिका को मजबूरन अपने भारी भारी कदमों को आगे बढ़ना पड़ रहा था। उसका दिल इस वक्त बिल्कुल बेजार हो चुका था। वह बिल्कुल सांस रोक के अपने कदम बढ़ा रही थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं की बरसात हो रही थी। वही शादी के फेर चल रहे थे और इस बीच आहान ने कियारा का हाथ नहीं छोड़ा था। कियारा ने हल्के से आहवान को देखा और बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, मिस्टर आहवान क्या सच में हमारी शादी हो गई? क्या सच में आज से हम साथ रहेंगे? कहते हुए उसने हल्का सा अपने बाल को खुजाया, जिस पर आहवान ने गर्दन झुकाकर उसे देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। कियारा ने दूसरे ही लम्हे खुशी से उसके हाथ को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और इस पल आहवान ने अपना फोन निकला और फिर किसी को मैसेज किया, कितनी देर और लगेंगी, फिर शुरू हो चुके हैं, उसने मैसेज किया। और दूसरी लम्हे मैसेज के जवाब में उसे कुछ फ्लैश होता हुआ दिखा। एक लम्हे के लिए आहान उसे देखता रहा और फिर उसने खुद में ही गहरी सांस ली। भाई साहब आपको तो आना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरह पहुंचे, आपको तो पहुंचना ही है। सिर्फ आपके लिए मैंने और कियारा ने इतनी मेहनत की है, अगर आप नहीं आए तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, उसने खुद से कहा। हाईवे रोड पर इस वक्त वह गाड़ी बेइंतहा तेजी से भागे जा रही थी। उसे ना तो ट्रैफिक का ख्याल था और सामने से आ रही किसी गाड़ी का, वह उसे जिधर से मौका मिलता है उसे गाड़ी को भगाए जा रहा था।
उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे थे, लेकिन माथे से खून बहकर उसके पूरे चेहरे पर फैला था। 7 हाथों से भी ब्लड आ रहे थे। साथ ही साथ उसकी वह सफ़ेद शर्ट पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस हालत में वो गाड़ी ड्राइव कैसे कर रहा है, और इस हालत में भी उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ड्राइव पर था। वही उसके बराबर में बैठा वह लड़का लगातार उसे एक ही चीज़ कहे जा रहा था, अखन मैं कह रहा हूँ ना, मुझे गाड़ी ड्राइव करने दो। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? तुम अपनी कंडीशन देख पा रहे हो? तुम अभी किस हालत में हो? उसके बगल में बैठा लड़का बिल्कुल ठीक कंडीशन में था, उससे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। एपिसोड 48। 15 मिनट के बाद भी फेरे चल रहे थे और इसी बीच पंडित जी ने कहा, अब वधू वर के आगे हो जाएंगे और वह पीछे हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ शिविन ने अपना हाथ कृतिका के हाथ पर जकड़ते हुए कृतिका को खुद के आगे कर दिया और खुद कृतिका के पीछे हो गया। अब फेरे चल रहे थे, लेकिन इस बार फेरे में कृतिका आगे आगे थी, जिनके कदमों की रफ्तार बेइंतहा धीमी थी। वह बेहद धीमी रफ्तार के साथ साथ फेरे ले रही थी, जैसे मानो वह अपने दिल को किसी बड़े से समुद्र में डूबा कर बार बार निचोड़ निचोड़ कर निकालती हो। ये कांप रही थी, उसका दिल बेहद बेचैन था, और क्यों था इसकी वजह वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और इस बीच आहान ने कियारा को देखा और कियारा ने आह्वान को। दोनों के चेहरे पर अब सीखने उभरने लगी थी। दोनों का चेहरा परेशानी से भर गया था। कियारा ने घबराते हुए आह्वान को देखा और फिर कहा, मिस्टर आह्वान, आपने तो कहा था कि यह शादी रुक जाएगी, बस हमें कुछ देर तक इसे टालना है, लेकिन शादी नहीं रुक रही है। देखिए, अब 6ठा फेरा शुरू होने वाला है, अगर ऐसा ही चला रहे तो 7वां फेरा भी हो जाएगा। और कृति इसके आगे वह कुछ कह पाते कि उससे पहले ही सभी की आंखें जैसे मानो बिल्कुल बर्फ का मुजस्समा बन गई थी। सभी ने अपने कानों पर अपने हाथ को रख लिया और इसी बीच लगातार 2 बंदूक चलने की आवाज़ें उससे पूरे एरिया में गूंज गई। वह मौजूद जितने भी गेस्ट थे सभी हैरानी के साथ सामने देखने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी यहाँ पर बंदूक चली है। बंदूक चलने के साथ ही साथ शिविन मंडप पर गिरा हुआ था। कृतिका एकदम से उसके इस तरह गिरने पर झुक चुकी थी और कृतिका के मुंह से इसके साथ ही साथ एक चीख निकल गई। वही माधव और मेहिका ने जैसे ही अश्विन को इस तरह गिरता हुआ पाया, वह दौड़ते हुए उसके करीब बढ़े और इसी पल अश्विन की एक और चीख निकली और बंदूक चलने की आवाज़ एक बार फिर से लिविंग में गूंज गई। इस बार बंदूक सीधा शिविन के पैर पर लगा था। सभी ने घबराहट के साथ इस बार बंदूक चलने वाली दिशा में देखा और इसके साथ ही साथ सभी की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। दूसरे ही लम्हे कियारा ने बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ कहा, हुकुम सा, फाइनली आप आ गए। उसकी आवाज़ में कशिश और खुशी थी। वही अखन जो इस वक्त अपने हाथ में बंदूक लिए खड़ा था, पीछे से वर्चस्व ने उसे पीठ से थामा हुआ था और अखंड इस वक्त बिल्कुल भी सही हालत में नहीं था। उसके माथे से अभी भी ब्लड आ रहा था और साथ ही साथ उसके पैरों से भी ब्लड आ रहा था। वह इस वक्त बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं था। वही कृतिका ने जैसे ही अखंड को इस हालत में देखा वह बिल्कुल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अखंड की हालत ऐसी क्यों है, लेकिन इस पल अखंड ने झटके से वर्चस्व को खुद से दूर धकेला और फिर गुस्से के साथ आगे बढ़कर वह कृतिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसके कदमों की रफ्तार बेइंतहा तेज थी, उसके हालात के हिसाब से बहुत तेज थी। वह बहुत तेजी के साथ चलता हुआ सामने आया। उसने एक नज़र डरी हुई कृतिका को देखा जो घूंघट के अंदर थी। इस वक्त उसका क्या हाल था उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था। वही अखंड ने कृतिका से अपना चेहरा झटका और फिर उसने नज़र झुकाकर तकरीबन में अधमरे हो रहे शिविन को देखा। शिविन के पास इस वक्त मेहिका बैठी हुई थी। मेहिका ने शिविन की हालत को देखकर चिल्लाते हुए अखंड से कहा, हुकुम सा, आप पागल हो गए हैं? आपने किस हक से मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाई? मेहिका ने चिल्लाते हुए कहा, जिस पर एक पल के लिए अखंड ठंडी नज़रों के साथ मेहिका को देखता रहा और फिर उसने हल्के से झुककर शिविन के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। झुकने के साथ ही अखंड ने अपने होंठ भींच लिए और कृतिका की नज़र जैसे ही अखंड की पीठ पर पड़ी वो दंग रह गई। अखंड की सफ़ेद शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी और उन कट से अखंड की पीठ से रिस रिस कर खून आ रहा था। वही सके साथ ही साथ वह जैसे ही शिवीन के चेहरे को हटाने को हुआ कि मेहिका का चेहरा डर से कांपने लगा। माधव जो पीछे खड़े थे वह तुरंत आगे की तरफ लपके और उन्होंने अखंड का हाथ पकड़ते हुए कहा, हुकुम सा, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको हमारे खानदान के रस्म के बारे में पता है ना कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन सहरा नहीं हटाते और अभी शादी पूरी नहीं हुई है। उनके जवाब में अखंड एक पल के लिए ठंडी नज़रों से उन्हें देखता रहा और फिर दूसरे ही लम्हे वह खड़ा हो गया। उसके खड़े होने के साथ ही साथ मेहिका ने एक गहरी सांस भरी। इस बीच सभी ने इस चीज़ को गौर कर लिया था कि भले ही शिविन को 3-3 गोलियां लगी है लेकिन वह चिल्ला नहीं रहा था।
और इस बीच अखंड 2 कदम पीछे हुआ और उसने एक जोरदार लात सीधा शिविन को मारा। अगले ही लम्हे इस बार शिविन की बेहद दर्दनाक चीख निकल गई। शिविन चिल्लाया और थोड़ा सा पीछे की तरफ फिसल गया। और इसके साथ ही साथ अखंड ने कृतिका का हाथ पकड़ा और फिर पंडित की तरफ देखा। पंडित के चेहरे का रंग बेहद सफ़ेद था और बाकी के घर वाले बिल्कुल किसी बर्फ की तरह खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। जैसे ही अखंड ने कृतिका का हाथ पकड़ दूसरे ही पल कृतिका को महसूस हुआ जैसे उसकी जान निकल गई है। लेकिन तभी अखंड ने दूसरे हाथ से उसके और शिविन के बंधे हुए गठबंधन को खींचा और कृतिका के सर से घूंघट सरकता हुआ सीधा जमीन में गिर गया। कृतिका ने कस पर अपनी आंखें मिच ली और एक पल के लिए अखंड कृतिका को इस तरह दुल्हन की रूप में देखता रह गया। और इसी पल उसने पंडित जी की तरफ देखकर बेहद कर आवाज में कहा, पंडित मंत्र पढ़ो। ये सुन पंडित ने बेहद हैरानी से उसे देखा और इस बार अखंड और मजबूती से कृतिका को पकड़ा और फिर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मंत्र पढ़ो। और इस पल कृतिका की सांस और ज्यादा उसके हलक में अटक गई। पंडित ने मंत्र का पहला शब्द पढ़ा कि इसी पल दादा सा आगे की तरफ बढ़े और बेहद गुस्से से चिल्लाए, हुकुम सा पागल हो गए हैं, ऐसे कैसे वह मंत्र पढ़ेंगे? अभी कृतिका और शिविन की शादी थी, आप ऐसे बीच में शादी नहीं कर सकते। और आपकी ये हालत, ये कैसे हुई? ये सुन अखंड ने सर्द नजरों से दादा सा को देखा और फिर अधमरे हालात में पड़े हुए शिविन को देखा। इसके साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने स्माइल के साथ वहां के पूरे माहौल का जायजा लिया और फिर सार्कास्टिक होते हुए कहा, और रियली दादा सा, शिविन और छोटी गिलहरी की शादी हो रही थी, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई शिविन नजर नहीं आ रहा, क्या आपको नजर आ रहा है? कहते हुए उसने खुद के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव लाए और फिर चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देखने लगा। वही उसके इस सवाल पर एक पल के लिए सभी बेहद हैरान रह गए। उन्होंने अधमरे हालत में पड़े हुए शिविन को देखा और फिर कहा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने अभी जिस पर बंदूक चलाई है वही शिविन है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, अखंड ने बेफिक्री से कहा और पंडित की तरफ पलटा। इसके साथ ही साथ पंडित जी के चेहरे पर एक बार फिर से डर वाला भाव आ गया और इस बार उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन इसी पल अमिताभ जी ने पंडित जी को देखा और फिर तुरंत आगे बढ़कर कृतिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कोई शादी नहीं होगी यहाँ, कोई शादी नहीं होगी, चले जाइए यहाँ से आप सब। और हुकुम सा, आपने आज जो किया है ना, बहुत बुरा किया है, आपको इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आपने हमारी नातिन की जिंदगी बर्बाद कर दी है, वो इन सब की हकदार नहीं थी। अखंड के चेहरे पर और ज्यादा सर्द हो गए। उसने कर नजरों से उन्हें देखा और सीधा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही वो सीधा घुटनों के बल अमिताभ जी के सामने बैठ गया। सभी एक पल के लिए उसे इस तरह देखकर बिल्कुल दंग रह गए। वही अखंड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अमिताभ जी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही उसने बेहद सर्द आवाज में कहा, नाना जी, मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने आपके कदमों में झुककर अपनी मोहब्बत मांग रहा हूँ। मुझे उससे शादी करने दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। कहते हुए वो उन्हें देखने लगा। वो किस जगह घुटनों के बल बैठा था, वहां भी उसके घुटनों से गिरने वाला खून फर्श में फैल रहा था। वही उसके इस तरह कहने पर एक पल के लिए अमिताभ जी उसे देखते रहे और दूसरे ही पल उन्होंने अपनी नजरें उससे नाराजगी से फेर ली। मैं आपको हरगिज माफ नहीं कर सकता। और इसके साथ ही वो तेज से खड़ा हुआ और पलट गया। कुछ पलों के बाद ही वो मंडप में खड़ा था। वह ज्यादा चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन इस पल उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदल रहे थे। कृतिका ने उसकी आंखों को घूमता हुआ महसूस कर लिया था। अमिताभ जी ने कृतिका को पीछे खींच लिया था और कृतिका अब उनके पीठ के पीछे खड़ी थी। वो बिल्कुल उनके पीछे डर से सिमटी हुई थी। जिस तरह उसने अखंड को शिविन के ऊपर गोली चलाते हुए देखा, वो अखंड से बीबीसी बेहद डर गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और चेहरे में पसीने छलक रहे थे। तभी अखंड आगे बढ़ा और उसने अमिताभ जी को बहुत ठंडा अंदाज में देखते हुए कहा, नाना जी, मैं अभी भी आपके आगे अपनी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे चुपचाप शादी करने दीजिए वरना खामखा मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और कृतिका के हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे अमिताभ जी ने कृतिका को अपने पीछे छिपा लिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, क्या भूल गए हैं आप? एक बार इन्हें तालाक दे चुके हैं और आप दोबारा शादी करने आए हैं। क्या आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? आखिर किस मिट्टी के बने हैं आप जो हर दूसरे दिन यहाँ टपक जाते हैं? हुकुम सा, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, इन सारे मामलों से पीछे हट जाए, इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे फायदा चाहिए भी नहीं, मुझे बस छोटी गिलहरी चाहिए, अखंड ने उसी अंदाज में कहा। और एक पल के लिए अमिताभ जी उसे देखते रहे। माधव और मेहका अभी तक शिविन को ही देख रहे थे। उनके अंदर तो जैसे इस वक्त हिलने की भी ताकत नहीं थी। वह बिल्कुल बेजान लाश की तरह अपनी जगह पर खड़े थे।
उनके चेहरे पर दर्द, घबराहट, पसीने, परेशानी सब कुछ थी और शिविन दर्द से तड़प रहा था। वहां मौजूद जितने भी गेस्ट थे सभी की आंखें इस वक्त बड़ी थी। उन लोगों के लिए ये ड्रामा किसी मूवी सीन से कम नहीं था, जिनका जायजा वह बेहद आराम से ले रहे थे और मीडिया रिपोर्टर इन सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैप्चर करके पब्लिक में लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। इस वक्त यहाँ हो रही ये तमाशा वाली शादी पूरे मीडिया में फैली हुई थी और इस बीच मीडिया इन सारी चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट, इससे रिलेटेड पोस्ट पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि हर किसी को मालूम था अखंड प्रताप सिंह ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया है और वह अब हानिया माथुर के साथ शादी करने वाला है। लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ और था। यहाँ अखंड प्रताप सिंह की पहली पत्नी की शादी हो रही थी, लेकिन उसकी एंट्री बिल्कुल किसी हॉलीवुड विलेन की तरह हुई थी जिसने हीरो को मार गिराया था और हीरोइन बेबसी के अलम में डूबी भी हुई थी। इस वक्त मीडिया की नज़रों में अग्रवाल फैमिली किसी कंजर्वेटिव फैमिली से कम नहीं नजर आ रही थी। तभी शिविन ने हल्के हल्के खड़े होने की कोशिश करते हुए बेहद मरी हुई आवाज में कहा, मिस्टर अग्रवाल, यह शादी नहीं टूटेगी, छठा फेरा हो चुका है, बस एक फेरा बाकी है जिसे मैं लेकर रहूंगा। उसने मरी हुई आवाज में कहा और उठने की कोशिश करने लगा। इस वक्त उसकी आवाज में दर्द, तड़प सारी चीज थी और उसकी आवाज से यह कोई पहचान नहीं सकता था कि वह असलियत में शिविन है या कोई और। वही कहते हुए उठने की कोशिश करने लगा कि इस पल अखंड ने दूसरे हाथ में पड़ा हुआ बंदूक पीछे किया और सीधा फायरिंग कर दिया। शिविन एक बार फिर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया और इस बार उसकी आंखें और धुंधली होने लगी थी। जैसे अखंड को चौथा गोली चलाते हुए सभी ने देखा, सभी और ज्यादा हैरान रह गया और कृतिका, उसकी आंखों से इस बार बेइंतहा आंसू आने लगे थे। उसने कसकर अपने हाथों से अपने लहंगे को पकड़ लिया और इस बीच में ही मेहिका कुछ सोचकर जोर से चिल्लाए, माधव, शिविन को अस्पताल लेकर चलिए। वह घबराते हुए चिल्लाए और उन्होंने बैठकर शिविन के सर को अपनी गोद में रख लिया और लगातार उसके गालों को चेहरे के अंदर से ही सहलाने लगी। वही माधव ने जैसे ही यह सुना वह तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने आसपास मौजूद बारातियों को देखते हुए कहा, प्लीज हमारी मदद करें इन्हें गाड़ी तक ले जाने में। उन्होंने कहा और कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसी पल अखंड ने अपनी बंदूक उन्हें दिखाए और सर्द आवाज में कहा, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और जो जाएगा भी तो वो हमेशा के सिर्फ भगवान के पास जाएगा। सभी ये सुनते ही दंग रह गए और उनके कदम अपनी जगह पर रुक गए। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।